हेलो एवरीवन, दिस इज सौमित्र चौधरी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। थोड़ी सी पहले हम क्या करेंगे, बचपन की यादें ताजा करेंगे, है ना। बेसिक्स बचपन की चीजें पढ़ेंगे। ये बचपन की चीजें एक बार अपन को याद आ गई, रिव्यू होगी तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ है ही नहीं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं कितना याद है अपन को, है ना। सबसे पहला जो पॉइंट हो गया सैचुरेशन पॉइंट। हालांकि लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी सैचुरेशन पॉइंट। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट, चलो इसको भी यूज करते हैं। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे हम लोग। किस तरीके का एक्सपेरिमेंट रहता था कि 100 ग्राम पानी है, उस पर मैं नमक डाल रहा हूं, तो कितना पानी आ पाएगा नमक में, मान के चलो 50 ग्राम। 50 ग्राम नमक डिजोल्व हो गया पानी में। अब इसके आगे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा नमक है वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा। मतलब इसका क्या हुआ, 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम नमक क्या हो गया, इसका सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेशन लिमिट। बात समझ में आई, सैचुरेशन लिमिट हो गया। अब ये सैचुरेशन लिमिट हो गया, मतलब इसके आगे और कोई चीज ऐड नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से मैंने क्या बताया था, वाटर वेपर में भी रहता है। वाटर जो वेपर रहता है, ह्यूमिडिटी, एक पर्टिकुलर पार्सल ऑफ एयर, ठीक है, उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ वाटर वेपर ही ऐड हो सकते हैं, तभी जाके क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाती है। लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात समझ में आई है। अब अगर क्या होता था, अगर मैं इसको गर्म करूं तो 50 ग्राम की जगह हो सकता है 60 ग्राम 70 ग्राम ऐड हो जाए। मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसका सैचुरेशन लिमिट बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम करूंगा तो सैचुरेशन लिमिट कम हो जाता है। बात समझ में आई। अब देखना, ये चीज समझना आप लोगों को, सैचुरेशन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम फंड आपके क्लाउड्स के साथ होता है। क्या होता है क्लाउड्स के साथ कि बेसिकली अगर ये पानी है, वाटर वेपर जा रहा है ऊपर, मान के चलो 5 किलोमीटर के हाइट पे पहुंचा, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, ये वाटर वेपर किस में है, ये एक्चुअली एयर पार्सल्स के बीच में फंसे हुए हैं, ह्यूमिडिटी है, तो ये जाके क्या होगा, एक हाइट पे कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, तो ये क्या बाहर छोड़ेगा, देखो वाटर वेपर, वेपर से अगर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो हीट बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठंडी हो रही है ना चीज, अब ठंडी हो रही है तो मैं मेरे को ठंड कब लगेगी, जब मेरी बॉडी की जो गर्मी रहेगी वो मैं बाहर छोड़ दूंगा। वाटर वेपर भी ये हो रहा है, वाटर वेपर जो था कंडेंस हो गया, मतलब अपने अंदर का जो वेपर था उसकी हीट को उसने बाहर छोड़ दिया, तो ये कंडेंस हो गया। बात समझ में। अब इसी चीज को थोड़ा और ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो हीट बाहर छोड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। फिर से देखो, एक एक चीज बहुत आराम से समझना है हमें। ये सनरेज आ रहे हैं, अब ये सनरेज जैसी है तो क्या हुआ, वाटर वेपर, एक वाटर वेपर जिसका नाम था ए, ठीक है, वाटर वेपर एक पर्टिकुलर हाइट पे गया 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पे आके क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट बन गया। ये रेड में बना देते, चलो वाटर ड्रॉपलेट, रेड में बन गया वाटर ड्रॉपलेट। अब जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट बना तो इसने क्या छोड़ा बाहर, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बाहर छोड़ दिया। ये ठंडा हो गया तो हीट बाहर छोड़ दी। अब इसने ये जो हीट बाहर छोड़ी, इसको किसने गेन किया, एक और वाटर वेपर पीछे आ रहा था बी, बी ने वो हीट गेन कर ली। अब बी ने जैसी वो हीट गेन कर ली तो बी का, देखो दोस्त बहुत ध्यान से और आराम से समझना, बहुत टेक्निकल टॉपिक है, क्योंकि एक बार ये टॉपिक समझ में आ गया तो फिर ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है, पर ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो ज्योग्राफी आपको लाइफ भर परेशान करेगी, और ज्योग्राफी नहीं समझ में आया तो यूपीएससी अटकेगा। बात समझ में आया। तो क्या हुआ, ए कंडेंस हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में बन गया। अब ए की हीट, ए ने जो हीट रिलीज की थी, जो वेपर से वो ड्रॉपलेट में बना, ए ने जो हीट रिलीज की थी वो हीट किसने गेन की, बी ने गेन की। अब बी ने जैसी वो हीट गेन की तो बी ए से ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर क्यों चला जाएगा,
हीट गेन की तो बी और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो बी का जो सैचुरेशन लिमिट था वो बढ़ गया। क्यों? स्टार्टिंग से मैं क्या बोल रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैचुरेशन पॉइंट बढ़ेगा, और सैचुरेशन पॉइंट पे ही तो क्या हो रहा है, वाटर वेपर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो रहा है। बात समझ में आई आपको? तो क्या हो गया, बी मान के चलो 5.5 किलोमीटर पे जाके बी भी कंडेंस हो गया, और बी ने जो हीट छोड़ी, बी की हीट क्या हुई, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन किसने गेन की, सी। सी और ऊपर जाके कंडेंस हो गया। क्यों? सी ने और ज्यादा हीट गेन की थी। तो जैसे हीट गेन होते जा रही है, सैचुरेशन लिमिट बढ़ रहा है, तो और हाइट पे एक्साइटेड स्टेट पे जाके और हाइट पे जाते जा रही है। तो ऐसे एक लंबा सा क्लाउड बन रहा है, एक बड़ा सा ऐसा क्लाउड बन रहा है। वर्टिकल वे में कंडेंसेशन हो रहा है, ए बी सी ऐसे कंडेंसेशन हो रहा है, ये क्लाउड बन रहा है। इसी क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। ये देखो, ये चीज समझ में आ गई तो ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म, कुछ नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन। बात समझ में आया? देखो कई कई लोगों हैं जिनको फर्स्ट बार में समझ में नहीं आएगा, 50 to 60% लोगों को फर्स्ट बार में यूपीएससी की ज्योग्राफी समझ में, यार अगर इतनी इजी होती, 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी वगैरह होती तो यार फिर यूपीएससी निकाल के आइए सब नहीं बन जाते। इट्स मेंट टू बी डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट है तो आपको भी और ज्यादा अपने स्किल्स को एनहांस करना है। पर ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है चीजें, बस लॉजिक के साथ समझो। दो चीजें मैंने क्या बताई, सैचुरेशन लिमिट, वाटर वेपर का जो सैचुरेशन लिमिट होगा एक पर्टिकुलर हाइट पे ठंडी हो जाएगी तो उसका सैचुरेशन लिमिट आ जाएगा, तो सैचुरेशन लिमिट क्रॉस करने पे वो वेपर से लिक्विड बन जाएगा। क्लियर? अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ेगा, तो इसने जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन छोड़ी, तो उस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को जो नीचे बी पार्टिकल आ रहा था उसने गेन किया। अब वो और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उसकी सैचुरेशन लिमिट बढ़ गई तो और ऊपर चला जाएगा वो। ठीक उसी तरह सी डी ई एफ करके एक बड़ा सा ऐसा वर्टिकल क्लाउड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। बहुत अच्छी बात, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, सैचुरेशन लिमिट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, 2 पॉइंट। अब हमने बात की थी कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स याद है सभी को कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, लास्ट बहुत लेक्चर्स में बात करते हुए आ रहे हैं। हाई प्रेशर, चलो लिख देते हैं फिर से, कोरोलिस फोर्स। हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ विंड चल रही है तो क्या हो रहा है, विंड जो है वो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चली तो विंड राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है, और ठीक इसी तरह हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में विंड चलेगी सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंड लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स दैट इज नोन एज कोरोलिस फोर्स। यहां तक बात क्लियर? 3 चीजें पढ़ ली हमने कोरोलिस फोर्स। ठीक है, चौथी चीज हमें और क्या देखनी है, सैचुरेशन लिमिट देख लिया, लेटेंट हीट देख लिया, कोरोलिस फोर्स, चौथा में देखना है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। बहुत अच्छे से हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती है। अब जितना इन दोनों प्रेशर के एब्सोल्यूट वैल्यू में डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, उतनी तेजी से विंड चलेगी। बोलने का मीनिंग यह है कि हाई प्रेशर जितना स्ट्रांग होगा और लो प्रेशर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब हाई प्रेशर में मान के चलो 100 है और लो प्रेशर मान के चलो 20 है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या हो गया, 80। बात समझ में? तो 80 ये हो गया तो विंड की स्पीड चलेगी। दूसरे केस में हाई प्रेशर अगर 200 है, लो प्रेशर 20 है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना हो गया, 180। इधर कितना था, 80। किस में ज्यादा तेजी से विंड चलेगी, ऑब्वियसली इस वाले में। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, विंड उतनी ही स्पीड से चलेगी। बात क्लियर हुई? अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देख लिया। ठीक है, एक रहता है फ्रिक्शन फोर्स, ये सरफेस के ऊपर से विंड चल रही है तो फ्रिक्शन ऑफर से होता है। फ्रिक्शन ऑफर होता है तो अलग एक डेसिकेटिंग इफेक्ट टाइप का, एक हीट टाइप का प्रोड्यूस होता है, सरफेस फ्रिक्शन ऑफर करती है।
फ्रिक्शन फोर्स कब कहाँ तक रहती है? 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बस अब कुछ नहीं रखा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब बहुत ही इजी है, इजीली समझ जाओगे ये चीजें समझ गए तो। ये देखो आ गया अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हमें दो तरीके से देखना है। कैसे देखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन को? एक फ्रंट व्यू देखना है और एक टॉप व्यू देखना है। पहले हम फ्रंट व्यू देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ये सेंटर में कलर डिफरेंट यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सेंटर में क्या हो गया? लो प्रेशर। ये है आपका सी सरफेस। सी सरफेस है, समुद्र का तट पानी। इसके ऊपर डायरेक्टली क्या आ रहा है? आपके सनरेज आ रहा है। बात समझ में? सनरेज आ रहे हैं सी सरफेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली पता है ये लो प्रेशर बना, कन्वेक्शन करंट ऊपर जा रहा है। अब ये लो प्रेशर बना, कन्वेक्शन करंट ऊपर जा रहा है, तो मान के चलो मैं जहां पे खड़ा हूं यहां पे सनरेज डायरेक्टली आ रही है, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठे, लो प्रेशर बन गया, वैक्यूम। आजू बाजू वाला एरिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर, क्योंकि सनरेज तो मेरे पांव पे आके गिर रही है ना, तो मेरा वाला एरिया लो प्रेशर बना, आजू बाजू वाला तो नॉर्मल है, तो मेरे कंपैरिजन में आजू बाजू का जो लैंड रहेगा वो क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। बिल्कुल सही, हाई प्रेशर। ब्लैक कलर के रिंग्स मैंने क्या बना दिया? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मैंने गोल गोल क्या बना दिया? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या हो गए? इन सारे पॉइंट्स पे सेम अमाउंट ऑफ हाई प्रेशर था, उसको मैंने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या पता है? ये मैं बैठा हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब मुझे क्या पता है विंड कहां से चल रही है? हायर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। अब देखो ये राइट हैंड डायरेक्शन में क्यों घुमा रहा हूं मैं इसको? देखो ये राइट हैंड डायरेक्शन में क्यों घुमा रहा हूं? ड्यू टू द एक्शन ऑफ कोरोलिस फोर्स। तो क्या हो रहा है? सेंटर में लो प्रेशर है और आजू बाजू से ऐसे राइट टर्न में, एक तरीके से राइट टर्न में विंड चल रही है। तो ये जो विंड है इसका अगर आप लोकस ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड से जो विंड आ रही है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये देखो ऐसे एक स्वेलिंग इफेक्ट टाइप का क्रिएट कर रहा है, भवंडर टाइप का, राइट हैंड साइड में टर्न होकर ऐसे 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 लो प्रेशर में घूम जा रही है। तो ये डायरेक्शन को मैं लोकेट करूंगा अगर, जहां पे हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर में कन्वर्ज हो रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है? एक एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लो, ये डायरेक्शन में आया, ऐसा कुछ हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है सेंटर में, ये लो प्रेशर है, ये आपका है हाई प्रेशर, ये आपका है हाई प्रेशर, ये आपका है हाई प्रेशर। कोरोलिस फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट। तो देखो इसका मैं डायरेक्शन देखूं तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है? इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से समझना चीजों को। ये क्या हो रहा है मैंने देख लिया, ठीक है, इसको मैं टॉप व्यू में भी देख रहा हूं तो ऐसा हो रहा है कुछ, फ्रंट व्यू में ऐसा था, टॉप व्यू में ऐसा हो रहा है, ये राइट हैंड साइड से आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। भवंडर टाइप का क्या हो रहा है? ये आजू बाजू से हाई प्रेशर आइसोबार्स से, आजू बाजू से क्या हो रहा है? हाई प्रेशर आइसोबार्स से लो प्रेशर, जो सेंट्रलाइज लो प्रेशर रहेगा वहां पे क्या हो रहा है? पूरी विंड कन्वर्ज हो जा रही है, एक भवंडर टाइप का बन जा रहा है, फनल टाइप का। तो इस तरीके से विंड का मूवमेंट हो रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का पूरा पार्ट समझ रहा। अब देखना, मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड में क्या बताया था? ये कन्वेक्शन करंट्स जा रहे हैं, ये ऊपर जाके क्या बना रहे हैं? क्लाउड्स बना रहे हैं। ए बी सी डी वाले पार्टिकल्स लूज हो रहा है, नीचे आपका क्या निकल रहा है? सैचुरेशन लिमिट पे आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स बना रहे हैं। तो ये भारी क्यूमुलस निम्बस क्लाउड से क्या हो रहा है? वर्षा होने लग जा रही है। तो देखो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विंड कन्वर्ज हो रहा है, एंटी साइक्लोन मूवमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, एंटी साइक्लोन तो गलत बोल दिया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। बात समझ में आई? तो इससे क्या हो रहा है आपका? बात समझना है इसको ध्यान से, है ना। इससे ये चीज हो रही है कि इमेजिन करना, ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं, रेनफॉल हो रही है, और वर्टिकल वे में क्लाउड्स बन के रेनफॉल हो रही है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड आके कन्वर्ज हो रही है। तो एक फनलिंग इफेक्ट बन रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लोन। बात समझ में? कुछ नहीं है, सिंपल। मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था वही जान थी एक्चुअली में। दो चीजों को मैंने कनेक्ट कर दिया,
टॉप व्यू में मैं दिखा रहा हूं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही है, विंड घूम रही है और ये नॉर्मल कन्वेक्शन रेनफॉल हो रहा है, साइक्लोन। अब इसका देखो क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान से, क्लासिफिकेशन के लिए मैंने डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है, निकाल के रखा है। ये सेंटर में हो गया, ये देख रहे हैं लाल में, आई, ये आपका बड़ा वाला हो गया आई वॉल। अब समझना, सनरेज आ रही है आई वॉल से, ऐसे करके कन्वेक्शन करंट्स उठ रहे हैं, ठीक है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। अब सेंटर एकदम, ये सेंटर में देखोगे आई में, ये सेंटर में आई जो पूरा लाल से मैंने गोद दिया, इसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड से क्या हो रहे हैं, ध्यान से समझना, दोनों साइड से विंड उठ रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट, अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट से दोनों साइड से कन्वेक्शन करंट्स ऊपर उठे, ऊपर पहुंच गए, ठीक है, यहां पे एक्स्ट्रा हवा पहुंच गई, एक्स्ट्रा हवा पहुंच गई, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये क्लाउड बन रहा है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बीच में एकदम से हवा आ गई, ये क्या होगी, नीचे सबसाइड डाउन हो जाएगी, एकदम आइड में पतली सी लाइन रहती है, आंख एकदम छोटी सी होती है, आपके इतना बड़ा फेस में छोटी सी आंख है, साइक्लोन भी ये बड़ा सा फेस मेरा क्या हो गया, ये आई वॉल हो गया, और छोटी सी आंख क्या हो गया, आई हो गया, ऐसे ही समझना है। तो आई में क्या हो रहा है, यहां पे देखो कन्वेक्शन करंट उठे, जो सेंटर का एयर है ये नीचे क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा। तो सबसाइड होने की वजह से क्या होगा, ये एरिया, क्योंकि एकदम से हवा नीचे बैठ रही है, नीचे बैठ रही है तो क्या होगा, सरफेस के पास बहुत सारी हवा इकट्ठा हो गई, तो यहां पे सरफेस से कोई कन्वेक्शन करंट्स, किसी का कुछ मूवमेंट हो नहीं पाएगा, तो एकदम शांत एरिया रहेगा, एकदम काम कंपोज वाले एरिया रहेगा ये, बात समझ में। पर हाँ, जैसे मैं आई वॉल में आऊंगा, इस वाले एरिया में आऊंगा, तो भाई यहां पे तो कन्वेक्शन करंट उठ रही है और पूरा का पूरा क्या हो रहा है, आपका आजू बाजू हाई प्रेशर से पूरी की पूरी विंड्स आके आई वॉल में कन्वर्ज हो रही है। तो आई वॉल इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जोन, आई वॉल इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जोन। इसके बाजू में ये वाले रीजन्स क्या होंगे, विंड शेयर, विंड शेयर। यहां पे भी क्या रहता है, स्ट्रॉम आता है पर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आपका आई वॉल। आई शांत है, मेरी आंखें शांत है, पर मेरा फेस डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आई जो है यहां पे हवा आ रही है तो इसको नॉर्मल रख रही है, और मेरे फेस से, आई वॉल से हवा से ऊपर भाग रही है, कन्वेक्शन करंट्स राइज हो रहे हैं, और आजू बाजू से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे हाई प्रेशर आइसोबार से एयर आके इसमें कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। बात समझ में? दिस इज द फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या भाई, बात समझ में आई? ये हो गया आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। सारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी देखा, कोरोलिस फोर्स भी देखा, फ्रिक्शन भी हो रहा है, और ये आपके कन्वेक्शन करंट्स वगैरह भी राइज हो रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखो एक दो बार देखो, समझ में आएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना इन टॉपिक से कि एक बार में किसी को, यूपीएससी के टॉपर को भी एक बार में समझ में नहीं आएगी चीजें। एक दो बार चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लाइमेटोलॉजी को क्यों एकदम बोलते हैं कि नस है ये ज्योग्राफी की, ये नस अगर आपने पकड़ ली तो यूपीएससी एकदम तेजी से निकाल के लेके चले जाओगे, और अगर नस ढूंढते रहेगा तो फिर ढूंढते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोन, सिंपल है, एक दो बार देखना, कुछ है नहीं साइक्लोन में, ये वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट इवेपोरेशन और टॉप व्यू वाला कॉन्सेप्ट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस। अब देखना, हम पूरी चीजें लॉजिक से, लॉजिक दिमाग लगा के समझेंगे। समझने की बात यह है आगे इसमें कि ये आई हो गया, अब यहां पे क्लाउड्स बन रहे हैं, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। आगे अपन जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको लिखित फॉर्म में भी मिलेगा, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। क्या क्या ऐसी चीजें वगैरह जो है जो हम देखेंगे कि जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला क्या हो गया, कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बात समझ में आई? कोरोलिस फोर्स नहीं होगा तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का मूवमेंट, कन्वर्जेंस ऑफ फनलिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा ही नहीं। अच्छा, इसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ करोगे, खुद से ड्रॉ करोगे, तो डायरेक्शन किस में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कोरोलिस फोर्स पहला। सेकंड, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स,
बिल्कुल सी। थर्ड, क्लियर स्काई। स्काई क्लियर होना चाहिए साइक्लोन में। मान के चलो अगर इस एरिया में, देखो दूसरा कलर लेते हैं, डार्क कलर लेते हैं, पर्पल कलर। अगर इस एरिया में पहले से ऐसे पर्पल कलर में क्लाउड्स बने होते तो सनरेज आ पाती? नहीं, सनरेज यहीं पे ब्लॉक हो जाती है। अब सनरेज ब्लॉक हो जाती है तो सरफेस पर अगर सनरेज ही नहीं आ पाई तो काय का लो प्रेशर? लो प्रेशर कैसे बनेगा? लो प्रेशर ही नहीं बना तो फिर साइक्लोन ही नहीं बनेगा। सिंपल। चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? सी सरफेस, सी या फिर वाटर सरफेस। वाटर सरफेस क्यों जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में? बताओ। इसलिए भाई एक बात बताओ, लैंड पे अगर इंसुलेशन हो रहा है, लैंड से अगर कन्वेक्शन करंट्स राइज हो रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि भाई जब तक सी सरफेस पे लो प्रेशर नहीं बनेगा तो इवेपोरेशन कैसे होगा और ऊपर क्लाउड्स कैसे बनेंगे? लैंड में कहां से पानी आओगे? लैंड में अगर करंट्स तो ऊपर उठ जाएंगे पर उसमें अगर वाटर वेपर्स मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो ऊपर क्लाउड्स कंडेंसेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। तो लैंड पे कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ, इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन नहीं बनेगा। इक्वेटर पे 0 डिग्री, ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं बनेगी, सवाल ये उठता है। इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्स हमेशा 0 होता है। कोरोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जितना बता रहा हूं उतना मान के चलो, ज्यादा दिमाग लाओगे तो देखो फंसोगे इसमें, है ना। इक्वेटर में कोरोलिस फोर्स कितना है? साइन थीटा इंटू एफ, कोरोलिस फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें मैथ्स नहीं पढ़नी कि हम डेरिवेशन में जाए, ये नहीं करना, ये करना है, फिजिक्स और मैथ्स का काम है। ठीक है। ये इक्वल टू कोरोलिस फोर्स है। अब फोर्स तो लग रही है, फोर्स कौन सी है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। फोर्स तो लग रही है पर ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का एंगल कितना है इक्वेटर पे? एंगल इक्वेटर पे लैटिट्यूडल एंगल। अब समझ में आ रहा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़े थे अपन? कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, कोई आपसे यूपीएससी में नहीं पूछेगा, हाँ पर यहां काम आ रहा है। लैटिट्यूड कितना 0 डिग्री पे? इक्वेटर पे 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? साइन 0 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एफ इक्वल टू 0। इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्स 0 रहेगा। अब कोरोलिस फोर्स ही 0 है तो इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आ ही नहीं सकते। ये 5 कंडीशंस चाहिए हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। और भी कुछ कुछ कंडीशंस होती है, हम आगे देखेंगे। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। क्लियर? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ो। द साइक्लोन्स ओरिजिनेट, पूरा आपको समझा दिया, अब बस टेक्निकल टर्म्स में देखना है। द साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर ओशंस एंड ट्रॉपिकल एरियाज इन लेट समर्स। ठीक है, लेट समर्स में होता है। लेट समर्स में क्यों? क्योंकि अच्छे से जो पानी रहता है वो गर्म हो जाता है तो लो प्रेशर बनने लग जाता है। मैं बताऊंगा इंडिया के ऊपर भी कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। दे आर रैपिडली रोटेटिंग वायलेंट स्टॉर्म्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लोज लो प्रेशर सेंटर में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स। Low pressure at the center is responsible for wind speeds. The closed air circulation, cyclonic circulation, is a result of rapid upward movement of hot moisture which is subjected to Coriolis force. समझ में आ रही है? सारी चीजें देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताता आप कूद जाते कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले आपको डिटेल में हाथ से बना के समझाया कि भाई क्या होता है कोरोलिस फोर्स, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के एक एक कॉम्पोनेंट, सब एक एक चीज आपको समझ में आनी है। देखो सबसे फायदे वाली बात क्या है पता है इस टॉपिक का? इसमें आपको रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। एक बार चीजें बस यहां पे बैठ गई, आराम है ज्योग्राफी में। इसलिए लोग सबसे ज्यादा बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन लेके बैठते हैं यूपीएससी, इंक्लूडिंग मी। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। सी सरफेस 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आपका लो प्रेशर बनेगा। कोरोलिस फोर्स होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोन। देखो एकदम से सनरेज गिरेगी तो नहीं, पहले से आपका क्या होना चाहिए? पहले से लो प्रेशर उस एरिया में होना चाहिए। और पहले से लो प्रेशर कैसे होगा? ITCZ। लास्ट क्लास में हमने इंडियन मॉनसून में ये चीज देखी थी। ITCZ रहेगा, ITCZ लो। देखो प्रीवियस क्लास प्लीज 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 देखते हुए चलो, तभी आपको यहाँ के फंडे एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, लो विंड शेयर, अपर लेवल डाइवर्जेंस।
अपर लेवल डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, ये लो प्रेशर है, कुछ नया नहीं है, करंट्स ऊपर गए तो ट्राई मेरिडोनियल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, यहां पे ज्यादा हवा होगी तो हाई प्रेशर हो गया, अब हाई प्रेशर से ये आजू बाजू क्या हो गया, लो प्रेशर ही हो गया, तो हवा इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी अपर एटमॉस्फेयर में। नीचे में इधर लो प्रेशर है तो आजू बाजू क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, तो ये आपका हवा लो प्रेशर में कन्वर्ज होगा। ये तो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यही था टाइम मेरिडियनल सर्कुलेशन। मैं क्यों बता रहा था कि आपको एक क्लास में बताया था ना कि विंड कैसे चलती है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया बाबू? गुड सोर्स ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है, कंडीशंस वगैरह थिक वार्म एयर वगैरह होना चाहिए, लेटेंट हीट अच्छा होना चाहिए जिसमें प्रॉपर आपका कन्वर्जेंस वगैरह हो सके। ये पूरा पढ़ो, ओशन वाटर हैविंग टेम्परेचर 27 डिग्री एंड डेप्थ ऑफ वार्म वाटर 60-70 टू डीप सप्लाई इनफ मॉइस्चर एंड हेंस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आ गया? ये सब चीजें पढ़ोगे, बोलोगे यार क्या बच्चों वाली चीज है ये, मेन एक्चुअल क्रक्स हमने समझ लिया, ठीक है। ये आपके नोट्स के लिए, इससे आप रेफरेंस में नोट्स वगैरह बना सकते हो। कई बच्चे होते हैं ना जो साथ साथ नोट्स नहीं बना पाते, ऑफलाइन क्लासेस में क्या आप डायरेक्टली ऐसे नोट्स वगैरह बता सकते हो, इसमें ऑनलाइन में आप आपको रिटर्न में इसलिए देते कि आपके पास पूरा रिटर्न कंटेंट रहे। क्लियर? Thick layer of warm water ensures that deep convection currents within the water do not churn and mix with cooler water below the warmer water near the surface। क्या बोल रहा है ये? पानी का लेयर है, ये पानी के लेयर के 50 मीटर नीचे, यहाँ पे पूरा वार्म वाटर होना चाहिए, तभी यहाँ पे प्रॉपर लो प्रेशर बनेगा। अगर ऐसा हुआ सिर्फ सरफेस पे लो प्रेशर बना और उसके तुरंत नीचे कोल्ड वाटर हुआ, तो ये कोल्ड वाटर इसको क्या करेगा, इसकी पूरी हीट अपने तरफ खींचता रहेगा, तो कन्वेक्शन करंट्स कभी राइज ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिर्फ सरफेस पे नहीं, एक नीचे एक मोटी लेयर पे भी कम से कम 50-60 मीटर पे भी वार्म वाटर होना चाहिए, ताकि नीचे का जो कोल्ड वाटर वो एकदम से लो प्रेशर का हीट ना खींच ले। अगर हीट खींच लेगा सनरेज से जो मिल रही है तो फिर कन्वेक्शन करंट्स राइज ही नहीं हो पाने। ठीक है, तो आगे का रीजन हम देखते हैं कि व्हाई डू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वीकन ऑन लैंडफॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें लिखिए, सिंपल वे में समझो। लैंडफॉल में क्या होगा, मतलब कि ये लैंड पे आ रहा है। अब लैंड पे आ रहा है तो क्या रहेगा, लैंड पे लो प्रेशर तो बन जाएगा, पर जो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर जाएंगे लो प्रेशर से, क्या उसमें मॉइस्चर रहेगा? नहीं। अब मॉइस्चर ही नहीं रहा तो क्या होगा, मॉइस्चर ही अगर नहीं रहा तो ऊपर क्लाउड्स किस बात के बनेंगे? क्लाउड्स ही नहीं बने, रेनफॉल नहीं होगा, तो किस बात का साइक्लोन? फिर सिर्फ हवा घूम जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डस्ट स्टॉर्म बोलेंगे। बात समझ में आई? एकदम सिंपल टर्म्स में समझना है चीजों को। कोरोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 रहता है, बात उसकी हो चुकी साइन थीटा साइन 0 0, ठीक है। कोरोलिस फोर्स के वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है नॉर्दर्न में और सदर्न में, वो पूरे डायग्राम के साथ बताया ऐसे। Why does cyclones occurs mostly in late summer? लेट समर पे ही साइक्लोन्स क्यों आते हैं? ठीक है, तो इसका रीजन देखो, मैं एक आपको खाली स्पेस में बताता हूं, है ना। देखना, ये तो अभी देखो, इसको अपन अभी आगे समझने की, लेट समर्स में ही, जैसे कि आपके सितंबर अक्टूबर के टाइम पे क्यों आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसको मैं इंडिया के केस स्टडी के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। क्लियर? कोरोलिस फोर्स की बात की, रोटर कोरोलिस फोर्स का डायरेक्शन पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया इसमें, ठीक है, सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब एक चीज हमें समझनी है यहाँ पे, इंडिया का केस स्टडी। इंडिया के केस स्टडी है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है ना, मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है। लेट समर्स में साइक्लोन्स क्यों आते हैं, बहुत सारे इंडिया के केस स्टडी से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे लेट समर्स में, ध्यान से समझना। ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है, ये फिर आपका बांग्लादेश से होते हुए आपका ये चाइना आ गया। मार्च में अगर मैं बताऊं आपको, जून के आसपास क्या रहेगा, ITCZ आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर रहेगा, ITCZ वुड बी ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है,
जून का सीजन बता रहा हूं मैं, जून के सीजन पे सनरेज क्या चल रहा है यहाँ पे, समर सोलिसिटाइज, समर सीजन चल रहा है। तो सनरेज डायरेक्टली आ रही कहां पे, ये साउथ चाइना सी पे, साउथ चाइना सी है जिसमें अभी इतने नाटक हुए थे, साउथ चाइना सी पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है। तो साउथ चाइना सी पे ये क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है ना। साउथ चाइना सी पे ये बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, बात समझ में आई, साउथ चाइना सी पे बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, रीजन हो गया साउथ चाइना सी में साइक्लोन्स को हम क्या बोलते हैं, टाइफून्स। जैसे ही धीरे धीरे हम समर सीजन खत्म होने लगे तो आईटी सीजन नीचे उतरने लग जाएगा। आईटी सीजन जैसे नीचे उतर रहा है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ रहा है, तो मैंने इंडियन मॉनसून का एक फिनोमेना में क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि ये देखो इंडिया है, अगर ये आपके साउथ वेस्ट, ब्लैक में बनाते हैं, ये आपके साउथ वेस्ट मानसून से, ये आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, रिट्रीट मानसून भी जिसे बोलते हैं। आईटीसीजेड जैसे नीचे आते जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है यहां से चल रहे हैं साउथ चाइना सी से, वो भी नीचे आते जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी नीचे आते जा रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या करेगा, ये जो लो प्रेशर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, टाइफून्स, टाइफून्स कहां पे, साउथ चाइना सी में, वर्ल्ड मैप देखो समझ में आएगा, उसको वो खींच के कहां पे लेके आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल पे, बे ऑफ बंगाल पे लेके आ जाएगा। ये सितंबर वगैरह लेट समर की बात कर रहा हूं मैं, लेट समर्स में क्या आईटी से नीचे उतरेगा, विंटर में सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा। अब इसको पकड़ के लेके आ गया। अब देखो आईटी सीजेड मान के चलिए ब्लैक वाली लाइन है ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल के ऊपर, आईटी सीजेड क्या डिनोट करती है, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, इस लो प्रेशर ये क्या हो गया आपका, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, आईटी सीजेड को क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, ध्यान से समझना। अब ये आईटीसीजेड को प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर है, यहां पे ऑलरेडी सनरेज आ रही है, तो यहां पे आईटीसीजेड के ऊपर एक लो प्रेशर ऑलरेडी बन रहा है। अब साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये जो ब्लैक वाले जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये टाइफून्स को खींच के लाके इसमें मिला दिया इसने, जो बे ऑफ बंगाल में आपके लो प्रेशर बन रहा था। तो तीन टाइप के लो प्रेशर हो गए, एक आईटीसीजेड का लो प्रेशर, एक बे ऑफ बंगाल में जो इंसोलेशन सनरेज से जो बन रहा है, और एक टाइफून को खींच के लाके ट्रिपल लो प्रेशर बन गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बना, जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, और उतने खतरनाक साइक्लोन्स आएंगे। और ये लेट समर्स में क्या होगा, ये साइक्लोन्स आके आपके इंडियन पेनिनसुला के हिट करेंगे, उड़ीसा वगैरह में, इसलिए सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। बात समझ में आई? यही रीजन है, देखो अगर मैं ये अरेबियन सी को देखूं और ये बे ऑफ बंगाल को देखूं, यही रीजन है कि बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपैरिजन में ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। क्यों? अरेबियन सी पे क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो रहा है यहां पे, अरेबियन सी पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो लो प्रेशर बन रहा है आईटीसीजेड और इंसुलेशन की वजह से। पर बे ऑफ बंगाल में आईटी मतलब कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से बन रहा है, आईटीसीजेड प्लस टाइफून्स जो यहां से आ रहे हैं, प्लस इंसोलेशन, प्लस ईस्टर्लीज भी तो चल रही है, भूल गए क्या, ईस्टर्लीज विंड्स, ईस्टर्लीज चल रही है। तो ईस्टर्लीज क्या कर रही है, ईस्टर्लीज विंड्स जो इक्वेटर के पास जो 30 डिग्री से इक्वेटर तक चल रही है, वो वार्म वाटर लाके यहाँ पे जमा, ये ईस्टर्लीज को दूसरे कलर से बनाते हैं, ये ईस्टर्लीज रेड में चल रही है, ये वार्म वाटर लाके फिर से किसके ऊपर इकट्ठा करवा रही है, जो एग्जिस्टिंग लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर और वार्म वाटर से और ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है, प्लस ईस्टर्लीज, ये चार फैक्टर की वजह से बे ऑफ बंगाल में ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग साइक्लोन्स आते हैं। देखो इसमें कुछ भी डाउट हो पोस्ट करो, बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये था यूपीएससी मींस के 15 नंबर का क्वेश्चन, आगे पूरा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, बात समझ में। और फैक्टर्स हमने देख ही चुके हैं, क्लाउड सीन होना चाहिए सब। तो ये आपसे पूछे कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आपके क्या साइक्लोन्स क्यों आते हैं अरेबियन सी, ये रीजन है। लेट समर्स में क्यों आते हैं, ये रीजन ही नीचे बैठते हुए जाएगा, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आ गए, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर क्या, आईटीसीजेड है। सारे सवालों का जवाब इसी में छुपा हुआ है, बात समझ में ही। आगे चलते हैं,
एक एक दो दो बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके यहां पे बैठेगा। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस। ठीक है, द कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर रिजल्ट्स इन कॉजिंग इंस्टेबिलिटी, लो लेवल डिस्टर्बेंस व्हिच आर प्री रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी क्यों है? लो प्रेशर है, आजू बाजू हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्या डिनोट करता है? कोल्ड। टेम्परेचर डाउन डिनोट करता है ना? ठंडी चीज हाई प्रेशर डिनोट करती है और गर्म चीज लो प्रेशर डिनोट करती है, सिंपल। और ये क्या डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर हाई। जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आएगा। ट्रेड विंड्स मतलब कि ईस्टर्लीज फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स मीट अलोंग द ITCZ। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एयर मासेस मस्ट एग्जिस्ट व्हेन ITCZ इज फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, दैट इज लो लाइंग। यही जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, ठीक है। विंड शेयर भी रहता है। अब देखो एक टर्म आएगा यहां पे साइक्लोनोलिसिस, साइक्लोजेनेसिस। विंड शेयर इज द डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। अलग अलग देखो, ये अब अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ गए। अब उसके अंदर अपन और एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्या होगा, ये मान के चलो ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है, यहां पे क्लाउड बन रही है, कन्वेक्शन करंट्स जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे विंड शेयर मतलब वर्टिकल एयर चल रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो वर्टिकल एयर, तो ये क्या करेगा? कन्वेक्शन करंट्स को तोड़ेगा, है ना? ये तो सरफेस हो गया, सरफेस के ऊपर विंड्स चल रहे हैं, तो ये कन्वेक्शन करंट्स को तोड़ेगा, तो आपकी साइक्लोन वीक होनी है। सिंपल सी लॉजिक, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? विंड शेयर। ठीक है, द कन्वेक्टिव साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स बिकॉज ऑफ वीक वर्टिकल विंड शेयर। इन टेम्परेट रीजन्स विंड शेयर इज हाई ड्यू टू वेस्टर्लीज। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स इन द upper troposphere. This results in large vertical wind shear. Strong vertical wind shear inhibits cyclone development. मॉनसून विंड्स रहते हैं मैडागास्कर से जो इंडिया की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, पूरी एक साइकिल बनती है मॉनसून की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो साउथ वेस्ट मॉनसून आते हैं, अगर ये आपके ये कन्वेक्टिव, ये साउथ वेस्ट मॉनसून से आके अगर आपके कन्वेक्टिव सेल से टकरा रहे कन्वेक्शन करंट्स, तो बीच में देखो लिंक तोड़ दे रहा है ना। जैसे ए पार्टिकल है, बीच में साउथ वेस्ट मॉनसून ने काट दिया, तो ऊपर जाके क्लाउड बन ही नहीं पाएगा, क्लाउड नहीं बन पाएगा। हाई विंड शेयर है, विंड शेयर मतलब वर्टिकल डिस्टर्बेंस, वर्टिकल टर्बुलेंस ऑन द आपके साइक्लोन में, तो ये बन ही नहीं पाएगा। अब बन नहीं पाया तो क्या हुआ, सबसे मेजर रीजन क्या हुआ आपका, कि साइक्लोन ही नहीं बन पाएगा। तो साइक्लोन बनने के लिए विंड शेयर, वर्टिकल टर्बुलेंस विंड का कम होना चाहिए। यहां पे ज्यादा विंड नहीं होना चाहिए। अगर विंड रहेगी तो ये कन्वेक्टिव सेल्स ऊपर जाके कंडेंसेशन हो ही नहीं पाएगा। इसका बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया विंड शेयर के बारे में। ठीक है, ठीक है। कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये देखो कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस, फ्रंटल साइक्लोजेनेसिस और मेसो साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोनेसिस। ठीक है, ये सिंपल टर्म्स में वही है। साइक्लोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइक्लोन सर्कुलेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। क्या होता है, कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस, अगर सेंटर में लो प्रेशर रहा, कन्वेक्शन करंट तेजी से बनने लग गए। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस। फ्रंटल साइक्लोजेनेसिस क्या हो गया, अगर फ्रंट्स बनने शुरू हो गए आपके। फ्रंट्स क्या रहता है, अगर कोल्ड एंड वार्म एयर मिलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको टेम्परेट साइक्लोन में रुकना पड़ेगा। इन दोनों कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा टेम्परेट साइक्लोन रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेट साइक्लोन में ही आ रहा हूं। अभी जो मैंने बताया वो चीजें आपको बस समझ में आनी चाहिए, जितनी चीजें मैंने बताई है। कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस के क्या क्या कंडीशंस रहती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, लो प्रेशर। हाँ पता है, लो प्रेशर से ही तो साइक्लोन बनेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है, ये स्पीड होना चाहिए। ट्रॉपिकल स्टॉर्म किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जितना ज्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा तेजी से विंड चलेगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल साइक्लोन, इतनी मैक्सिमम विंड स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और आई के अराउंड सर्कुलेशन होता है, आई के अराउंड, पर आई हमेशा हमारा क्या रहता है, काम रहता है। ओके,
ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स ये आप देख सकते हो, हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। ये सिर्फ टेक्निकल वे में लिखी हुई चीज आपको दिखेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई, आई सेंटर वाला पार्ट रफ सर्कुलर एरिया रहता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एयर तो सबसाइड डाउन हो रही है, स्टेबल एयर कंडीशंस बन रही है। एयर इज स्लोली सिंकिंग एंड हीटेड ड्यू टू कंप्रेशनल वार्मिंग। धीरे 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 एयर नीचे बैठ रहा है और फ्रिक्शनल कंप्रेस होता जा रहा है, इसलिए वजह से थोड़ा बहुत गर्म होता रहता है और तो टेम्परेचर नॉर्मल सा रहता है, ठंड भी नहीं हो पाती। हाई प्रेशर में क्या होगा? हाई प्रेशर मैंने क्या बताया था कि ठंडा कंडीशन से बनता है, पर इसमें टेम्परेचर कंप्रेस हो रहा है, इसलिए हाई प्रेशर भी है, काम भी है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। ठीक है। आई का रेंज कितना रहता है? जो बीच वाला गोला 8 से 200 किलोमीटर, ठीक है, बट मैक्सिमम 30 to 60 किलोमीटर इसका डायमीटर रहता है। ठीक है। Central dense overcast. It is the cirrus cloud shield resulted from the thunderstorms in the eye wall of tropical cyclone rainbirds थी। सिंपल, जो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स बन रहे थे और हाइट पे जाएंगे तो सिर के ऊपर मैंने क्या बोलते हैं, टॉप हाइट पे सर्रस निम्बस बन जाते हैं। जो क्लाउड्स आई वॉल के ऊपर बन रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डेंस ओवरकास्ट। क्लियर? ब्रीडिंग ग्राउंड ट्रॉपिकल, ये बता रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि चाइना, साउथ चाइना सी जो मैंने की स्टडी बताया था, वहां पे टाइफून्स बोलते हैं। अटलांटिक ओशन अमेरिका में क्या बोलेंगे इसे? मेक्सिको अमेरिका में हरिकेन्स। WWE में ग्रीन कलर के मास्क में आता था ना, उसके नाम से ही पड़ा, उसका ही नाम इससे कॉपी किया गया था। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स वगैरह बोलेंगे। ठीक है। अफ्रीका, इन सब जगह में आप क्या बोलोगे? साइक्लोन्स ही बोलोगे। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या बोलोगे? विली विली, विली विली, विली विली। बात समझ में आई? सेम ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम है बस। पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, किस पाथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन घूमता है? अब एक चीज समझना है आपको इसमें, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये बना, ये मान लो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, ये इंडिया है, बे ऑफ बंगाल में बना। अब यहां पे क्या चल रही है? ईस्टर्लीज चल रही है। तो ईस्टर्लीज ट्रॉपिकल साइक्लोन को पकड़ के कहां पे लेके आएगा? इंडिया के ऊपर। और जैसे इंडिया में घुसेगा 1-2 दिन तक पूरा धूम धड़ाका मचाएगा ये। और पर जैसे ये लैंड के ऊपर आ गया, इंडिया के ऊपर, मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा। अब मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे, तो साइक्लोन खलास। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ साइक्लोन। ठीक है। अब ये साइक्लोन्स का मूवमेंट होता कैसे? ईस्टर्लीज ड्रैग करके लागे, इसका मूवमेंट हो कैसे रहा है? ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली फॉलो पैराबोलिक पाथ। ठीक है। ऐसे में पैराबोला में चलेगा, ऐसे में पैराबोला में चलेगा। जनरली ईस्टर्लीज ऊपर से नीचे आ रही है तो ऐसे करके ड्रैग करके लाके, क्योंकि ये इक्वेटर है नीचे, इक्वेटर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जाएगा नहीं। ठीक है, खत्म हो रहा है, क्योंकि इक्वेटर में क्या रहेगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन चलेगा तो साइक्लोन की डेथ हो जाएगी, साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा। तो ईस्टर्लीज इसको नीचे फेंक रहा है और साइक्लोन नीचे इक्वेटर में जाने से रेजिस्ट करते हैं, इसलिए ऐसा पैराबोलिक पाथ बनता है। बात समझ में? In northern hemisphere, the tropical cyclone starts with the westward movement under the influence of easterlies. ये northern hemisphere है, easterlies चल रही है, ये westward movement हो रहा है। तो वही चीज, they turn northward around 20 degree latitude because of Coriolis force. ठीक है। अब ये आए जा रहे हैं, ठीक है, they turn northwards around 20 degree latitude। अगर ये 20 डिग्री के आसपास है तो Coriolis force ऐसा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स 0 है और पर 90 डिग्री पे sin 90 कोरियोलिस फोर्स sin 90 इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू रहती है। जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर वाली हाइट में जाएंगे कोरियोलिस फोर्स उतना स्ट्रांग होता जाएगा, तो कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा तो इस साइक्लोन को ये राइट हैंड साइड में टिल्ट करेगा, तो ये एक तरीके इतना टिल्ट हो जाएगा कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन पकड़ लेगा ये। बात समझ में आई आता? देन टर्न ईस्टवर्ड्स, फिर ये ईस्टवर्ड ऐसा गोल घूम जाता है अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज। क्यों? 30 डिग्री तक तो चला, 30 से 0 डिग्री तक क्या चली? ईस्टर्लीज चली। फिर कोरियोलिस फोर्स से ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर ढकेल रहा है। फिर जैसे इससे 30 डिग्री क्रॉस किया, फिर वहां पे क्या चल रहा है? ऐसे वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। मैं क्या बता रहा था कि प्रीवियस लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जब तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं समझोगे ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अब ये जैसे ही, थोड़ा सा और क्लियर वे में बताता हूं,
ऐसे में समझो, ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन थे, ईस्टर्लीज चल रही है, ईस्टर्लीज इसको ड्रैग करके लेके जा रही है ना, ऐसे कोरोलिस फोर्स की वजह से, राइट में लग रहा है कोरोलिस फोर्स की वजह से जैसे ही ये 30 डिग्री पे पहुंची तो वेस्टर्लीज इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वेस्टर्लीज के मूवमेंट में ये ऐसे यू शेप कर्व मान लेगी, पैराबोला, यू शेप कर्व मान लेगी, इसलिए बोलने पैराबोला बन रहा है। बात समझ में? ठीक है, ये जैसे ही 30 डिग्री क्रॉस की, पहले ईस्टर्लीज को छोड़ के वेस्टर्लीज में आ गया तो ये कर्व ले लिया इसने। Then they lose energy and subside beyond 30 degree latitude because of cool oceanic waters and increasing wind shear. अब जैसे ही 30 डिग्री पे गई, टेम्परेट रीजन पे गई, गर्म पानी कहाँ मिलेगा आपको? इक्वेटर के पास मिलेगा, ट्रॉपिक्स में। जैसे ट्रॉपिक्स क्रॉस करके ये टेम्परेट रीजन पे गई तो ये क्या पड़ गई? ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि सनराइज वहां पर पहुंचने, अब ठंडी पड़ी तो लो प्रेशर बर्बाद, और साथ साथ क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन भी खत्म। ऐसा तो जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये देखो ऐसे आके ये इंडिया से होते हुए ऐसा पाथ पकड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। बात समझ में आई? Why only fewer cyclones over Arabian Sea as compared to Bay of Bengal? रीजन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया वगैरह जो रहता है उसमें ये रेनफॉल लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहे हैं, यहीं पे रेनफॉल हो गया, इस पहाड़ को क्रॉस करके ठंड, मतलब एकदम गर्म हवा चली, ड्राई एयर, तो इस वजह से आपका क्या बन गया यहाँ पे रायलसीमा, आंध्रा में। अब यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल हो नहीं रहा, पर इस एरिया से अगर साइक्लोन आया तो साइक्लोन क्या करेगा? रायलसीमा पे आया तो साइक्लोन रायलसीमा पे रेनफॉल कराई देगी, तो जो ड्राई एरियाज रहते हैं वहां पे रेनफॉल करा देता है ये। ब्रेकअप ऑफ रेड टाइड, हालांकि रेड टाइड एनवायरमेंट का टॉपिक है। रेड टाइड क्या रहता है? सिर्फ इतना मान के चलो, डेड वाटर जोन्स, कुछ ऐसे रीजन जहां पे स्टैग्नेंट पानी है, जरूरत से ज्यादा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फिशेस ये सब हो गए, तो ये लिमिटेड जो ऑक्सीजन रहेगा पानी का उसको ये पूरा कंज्यूम कर जाएगी। अब ऑक्सीजन ही खत्म हो गया तो डेड वाटर जोन्स बन जाएगा। इसके ऊपर से अगर साइक्लोन पास हुआ तो क्या करेगी? फ्रेश वाटर, फ्रेश ऑक्सीजन को ऐड करेगी, तो रेड टाइड में और ऑक्सीजन सप्लाइड करके इसको वापस से लिवेबल बना देगी, ठीक है। रिप्लेनिश बैरियर आइलैंड्स, साइक्लोन किसी बैरियर आइलैंड जहां पे पानी नहीं आ रहा इस तरीके के ऊपर गई तो यहां पे भी ये क्या करेगी? वाटर सोर्सेस वगैरह कर देती है। स्पीड डिस्पर्सल टू फार अवे लोकेशंस, ठीक है। नए नए आइलैंड्स वगैरह भी क्रिएट कर देती है, नए नए लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल एक भोला साइक्लोन ने एक आइलैंड बनाया था इंडिया बांग्लादेश में, न्यू मोर आइलैंड, न्यू मोर आइलैंड, ठीक है। भोला साइक्लोन ने बनाया था न्यू मोर आइलैंड। बात समझ में आई? ठीक है। ये कैसे बनाया था साइक्लोन? अपने साथ जो डिपोजिशन लेके जाती है, किसी डिप्रेस्ड एरिया में ये ले जाके सैंड डिपोजिशन कर देती है तो आइलैंड बन जाता। ये बाद में लड़ाई का कारण बना था इंडिया बांग्लादेश के बीच में। आइए हम इसकी बात करेंगे, क्यों लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, हमारी ज्योग्राफी के लिए काम की नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये रख लेना कि कैसे करके नाम वगैरह रखते हैं, किसने क्या क्या नाम वगैरह करे। एक प्रोसेस होती है नेमिंग ऑफ साइक्लोन, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शन। आप देख लो कि इंडिया ने बस इतना, इंडिया ने क्या क्या नाम रखा था साइक्लोन्स का, बस इंडिया का ध्यान रखना, बाकी आपको नहीं करना। जो ये डार्क में हाईलाइटेड है बस उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ये वाले साइक्लोन्स इंडिया में भी कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट है, ठीक है। सो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को और थोड़ा हम जब समझेंगे जब हम इसका किस चीज का एनालिसिस करेंगे, जब हम टेम्परेट साइक्लोन्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला टेम्परेट साइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम। इसी के साथ हमें एक और टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन्स, फिर हमारा क्लाइमेटोलॉजी पूरे तरीके से खत्म। होपफुली आज की क्लास